हाँ, नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हेयक के स्वतंत्रता संबंधी विचार पर। F.A. हेयक एक बड़े विचारक हैं। स्वतंत्रता की अवधारणा को समृद्ध करने में, उसे आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है और वो स्वतंत्रता के विचार से जुड़े जो प्रतिनिधि विचारक हैं उनमें शामिल किए जाते हैं। इनकी अपनी एक बहुचर्चित पुस्तक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का संविधान। F.A. हेयक एक स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं जो राज्य की या व्यक्ति की नकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसके पक्षधर हैं। ये हेयक मानते हैं कि व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो सर्वश्रेष्ठ है और उस समय के समाज में स्वतंत्रता को लेकर जो और धारणाएं थी उन पर भी हेयक ने बात की है और ये बताया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो दूसरी तरह की स्वतंत्रता की जो अवधारणाएं समाज में प्रचलित हैं, स्वतंत्रता के रूप समाज में प्रचलित हैं, उनसे कैसे अलग है और जो समाज में स्वतंत्रता के प्रकार प्रचलित हैं वो किस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी नहीं बन सकते। तो सबसे पहले तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बात करते समय कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निरंकुश जो सत्ता है या उसका जो व्यवहार है उसके आगे उसे विवश ना होना पड़े, बाध्य ना होना पड़े। तो दूसरी जो निरंकुश सत्ता है उसके व्यवहार से विवश ना होना पड़े, बाध्य ना होना पड़े किसी भी व्यक्ति को, तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। हेयक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और एक तरह से पवित्र माना है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता की 3 धारणाओं या प्रकारों पर भी बात की है और फिर यह भी बताया है कि ये किस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए पर्याप्त नहीं है। पहले वो बात करते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता की, जिस पर वो कहते हैं कि इससे अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपनी पसंद की सरकार के चयन का अधिकार हो, उसके विधायन संबंधी और प्रशासकीय कामों पर नियंत्रण में उसकी भागीदारी हो। दूसरा जो रूप बताते हैं वो आंतरिक स्वतंत्रता को लेकर है। इससे अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े या अपने से जुड़े जो फैसले हैं वो अपने विवेक से करे, सर्वश्रेष्ठ इच्छा से प्रभावित होकर करे। वो अपनी जो दुर्बलताएं हैं, आंतरिक दुर्बलताएं जैसे क्रोध है, वासना है, इनसे प्रभावित होकर वो अपने जीवन का कोई फैसला ना ले। अगर वो इस तरह से हम कहें कि व्यक्ति अपने व्यवहार में, अपने कार्यशैली में, अपने जीवन से जुड़े फैसले लेते समय अपनी वासनाओं को पीछे छोड़ दे और अपने विवेक का सहारा ले, तो ये आंतरिक स्वतंत्रता कहलाएगी। हालांकि हेयक एक उदारवादी विचारक हैं और वो स्वतंत्रता किन रूपों में यकीन नहीं करते हैं। ये जो हमने आपको स्वतंत्रता का प्रकार बताया है ये आदर्शवादी चिंतन से जुड़ा है। आपने रूसो के चिंतन में सामान्य इच्छा या इसी तरह ग्रीन के विचार में जो गुडविल का विचार है वो इसी तरह की जो सदिच्छा रही है, जो जिसमें व्यापकता होती है, जिसमें सर्व कल्याण होता है, ये सब बातें हैं।
स्वतंत्रता की जो तीसरी धारणा है वो शक्ति रूपी स्वतंत्रता है। इससे अभिप्राय है कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अपनी जो पसंद का चयन कर सके, जो उसके लिए जो उसमें क्षमता है उस हिसाब से वो जो अपने लिए उचित रास्ता या जो भी विकल्प चुनता है तो उसमें किसी तरह की उसे बाधा ना मिले। तो ये एक तरह से व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अपनी पसंद का जो चुनाव है उसका अधिकार मिलना या उसकी जो परिस्थितियाँ मिलना या राज्य का इस रास्ते में कोई बाधा या रोड़ा ना होना, ये शक्ति रूपी स्वतंत्रता है। फिर हम यही बात आपको बता देते हैं कि हेयक के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। और अब जो मैंने 3 रूप जो बाद में बताए हैं आपको, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और जो शक्ति रूपी स्वतंत्रता है, हेयक ये मानते हैं कि ये स्वतंत्रता के तीनों ही जो रूप हैं ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी नहीं हो सकते। हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये इन परिस्थितियों में व्यक्ति को जो स्वतंत्रता है वो मिल ही जाएगी। वो कहते हैं कि माना कि आपको राजनीतिक स्वतंत्रता है और आपने अपनी पसंद की सरकार का चयन भी कर लिया है, लेकिन हो सकता है वो सरकार सर्वसत्तावाद की राह पर चल दे या वो प्रतिबंध मूलक हो जाए, हेयक की भाषा में बात करें, और वो आपको विधायन या जो न्यायिक कार्य हैं या प्रशासकीय कार्य हैं उन पर नियंत्रण की स्थितियां उपलब्ध नहीं कराए या जो नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर दे, तो फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहाँ रह जाएगी। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो उसकी जो चयन की आज़ादी है, वो एक सीमित स्तर तक सीमित हो जाती है। और हो सकता है कई बार जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो नागरिकों को ज़्यादा सहभागिता के या विमर्श की जो स्थितियाँ उपलब्ध करा दें, तो वो कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए पर्याप्त नहीं है और ये गारंटी भी नहीं देती है। दूसरा जो आंतरिक स्वतंत्रता है उसके मामले में वो कहते हैं कि आंतरिक स्वतंत्रता तो एक जो सदिच्छा से काम करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को बाहर से विवश करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर खुद अंदर से ही उसकी ही दुर्बलताएं हैं वो इस स्वतंत्रता को कमज़ोर या जो ध्वस्त कर सकती हैं। तो ये कहते हैं कि ये भी कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आधारभूत ज़रूरत या परिस्थिति नहीं हो सकती है। जहाँ तक वो शक्ति रूपी स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि ठीक है, हर व्यक्ति में अपनी क्षमता होती है, उसके अनुरूप वो काम करना चाहता है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति में जिस काम करने की, जिस कार्य को करने की उसमें क्षमता है, सामर्थ्य है, उस काम को करने की इजाज़त है वो राज्य देता ही हो सकता है उसमें जो काम करने की क्षमता या सामर्थ्य है राज्य के अंतर्गत इस तरह की परिस्थितियां उपलब्ध ही ना हों, या वो जो काम नहीं कर सकता है राज्य उस काम को करने की इजाज़त देता हो। तो ये जो अलग अलग स्वतंत्रताएं समाज में प्रचलित थी, तो उसके जो घालमेल को एक तरह से हेयक ने समझाने की कोशिश की है। और हेयक का सीधा यही मानना है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो तभी है जब जो प्रतिबंधों का जो अभाव रहे या प्रतिबंध है वो न्यूनतम स्थिति में रहे, व्यक्ति को अपने जीवन को मनचाहा रूप देने की आज़ादी हो। और अपनी एक इस विचार को उन्होंने एक तर्क शैली से समझाने की कोशिश की है। वो ये कहते हैं कि जिस तरह से दुनिया के अंतर्गत जो ज्ञान का एक बड़ा भंडार है, लेकिन वो सभी जो भंडार है या पूरा का पूरा जो भंडार है ज्ञान का वो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। अगर हम उस भंडार को लोगों के बीच विभाजित करेंगे तो हम लगेंगे कि एक व्यक्ति के पास बहुत ही अल्प मात्रा में ज्ञान रह जाता है। तो
अब अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो भी अनुभव है, ज्ञान है, उसका लाभ पूरी मानवता को मिले, सभी को मिले, तो फिर हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जो मानवीय गतिविधियों को सहज बनाए, परस्पर समन्वयात्मक बनाए, लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने की, व्यवहार करने की, समझौते करने की प्रवृत्तियाँ मिलें। तो तब जाकर हम दुनिया के उस ज्ञान के जो भंडार है उसका लाभ ले सकते हैं। तो उसी तरह से हेयक ये बताते हैं कि अगर हम बाजार अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करते हैं या कमज़ोर करते हैं और हम एक नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाते हैं, एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, जिसमें एक सरकार में बैठे जो चुनिंदा लोग हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए नियम तय करेंगे या उनकी राहें बताएंगे, तो ये ऐसा ही होगा जैसे बहुत कम ज्ञान के लोगों के द्वारा बहुसंख्यक आबादी को निर्देशित किया जाना। क्योंकि जो लोग केंद्रीयकृत नियोजन में हैं, जो लोग जो अर्थव्यवस्था को, बाजार अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर रहे हैं, वो लोग सीमित हैं और उनका ज्ञान भी सीमित है। लेकिन चूंकि वो एक ऐसी पोजीशन पर बैठे हैं जहाँ से नियम निकलते हैं और उन नियमों को मानना फिर सबके लिए बाध्यकारी हो जाता है, तो फिर वो व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती है, बल्कि चुनिंदा लोगों के जो सीमित ज्ञान से उन्हें निर्देशित होना पड़ता है। हेयक ये भी कहते हैं कि उनका जो अभिप्राय है वो ये नहीं है कि समाज में असहाय लोगों के लिए कुछ भी ना किया जाए, लेकिन वो ये मानते हैं कि आप असहाय लोगों के लिए कुछ करते समय बाजार अर्थव्यवस्था है, जो प्रतिस्पर्धा है, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। व्यक्ति की क्षमता बढ़ाने के नाम पर, उसको अधिक स्वतंत्रता देने के नाम पर जब राज्य बाजार पर नियंत्रण स्थापित करता है और बाजार को ही वितरणात्मक न्याय का एक साधन बना देता है, तब फिर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो कमज़ोर पड़ जाती है। वो एक तरह से नकली स्वतंत्रता निकल कर आती है। बाजार अर्थव्यवस्था को वितरणमूलक न्याय बनाने का अभिप्राय है कि वो ये कहते हैं कि ऐसा ना हो कि राज्य समाज में जो असहाय लोग हैं या लोक कल्याण के नाम पर वो बाजार में राज्य ही अपना जो प्रभाव बढ़ा दे, मसलन वो टैक्सेशन बढ़ा दे, या राज्य खुद अपने ही जो प्रतिष्ठान चलाने शुरू कर दे, जैसे खाद्य सुरक्षा के नाम पर वो अपनी राशन की दुकानें खोल दे, या और स्कूलें हैं या अस्पताल हैं राज्य अपने ही खड़े कर दे, तो फिर और उनको उनमें सस्ती या निःशुल्क शिक्षा देने लगे, तो फिर हेयक का मानना है कि फिर जो बाजार की जो प्रतिस्पर्धा है वो जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, और इससे फिर अंततः जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो प्रभावित होती है। हेयक ये कहते हैं कि असहाय लोगों के लिए सहायता की जानी चाहिए, क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था में भी इतनी व्यापकता नहीं है कि वो तमाम लोगों की समस्याओं का हल कर देगी और उसमें तमाम समस्याओं का समाधान निकल आएगा। लेकिन राज्य को असहाय लोगों के लिए, समाज के कमज़ोर तबके के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन वो बाजार अर्थव्यवस्था के साथ या उसकी प्रतिस्पर्धा के साथ छेड़छाड़ किए बिना करना चाहिए। फिर ये सवाल भी उठता है कि अगर राज्य बाजार तंत्र में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगा तो फिर राज्य समाज में कमज़ोर तबके के हित के लिए संसाधन कहाँ से जुटाएगा। तो ये कुछ हेयक के चिंतन में विरोधाभास हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो हेयक से जुड़ी बातें हैं वो जो सैद्धांतिक बातें तो यही हैं, और कुछ वो जो फैक्चुअल जो प्रश्न बनते हैं कि भाई उनको क्रिश्चियन बे ने उनको क्या कहा है, उनके चिंतन को बंद प्रणाली का नाम दिया है या विशेषाधिकारों का नाम दिया है, तो वो एक जो फैक्चुअल बातें आ जाती हैं। लेकिन मोटे तौर पर हेयक ने जो बातें कही हैं वो यही हैं। धन्यवाद।